नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति। पीएम मोदी ने बताया नई शिक्षा नीति से कैसे मिलेगा बच्चों को फायदा। नहीं है जहां दिन उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का किया लॉन्च। पार्टी के पदाधिकारी सार्वजनिक जगहों पर जागरूक करेंगे जनता को जागरूक। कोविड को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 17 सितंबर तक सरकार दे अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा। उत्तराखंड पर भारी पड़ रहा है अनलॉक। 8,000 के पार पहुंचा कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा। उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और उत्तराखंड में 25 अगस्त तक बंद रहेगा बद्रीनाथ हाईवे। केदारनाथ जाने वाले का कोविड टेस्ट अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आपको डोईवाला से बता देते हैं, जहां पर एयर यात्रियों के लिए अब नहीं होंगे पेड क्वारंटीन। एयरपोर्ट पर की जा रही है कोरोना की तत्काल जांच। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। आधे घंटे के अंदर ही मिल रही है कोविड की रिपोर्ट। तो खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं, कोविड पॉजिटिव आने वालों को किया जाएगा हॉस्पिटल में भर्ती। 5 अगस्त से एयरपोर्ट पर किए जा रहे हैं रैपिड टेस्ट। मेडिकल की 2 टीमें लगातार तैनात हैं और वो टेस्टिंग का काम कर रही हैं। 2 डॉक्टर और 4 हेल्पर की बनाई गई है टीम। तो डोईवाला में यात्री अब नहीं होंगे पेड क्वारंटीन। एयरपोर्ट पर की जा रही है कोविड की तत्काल जांच। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जाने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। आधे घंटे के अंदर ही मिल रही है कोरोना की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2021 में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी अभी संशय के बादल छाए हुए हैं। कोरोना की वजह से महाकुंभ का स्वरूप अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन अब महाकुंभ की कोरोना की स्थिति को आधार पर ही तय किया जाएगा। यदि महाकुंभ के आयोजन से पहले कोविड की वैक्सीन आ जाती है तो कुंभ का आयोजन संभव होगा, और यदि वैक्सीन नहीं आ पाती है तो कुंभ के आयोजन को लेकर भी स्थिति उसी दौरान तय की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा और कांवड़ मेला स्थगित किए जा चुके हैं, और अब महाकुंभ को लेकर भी कोविड की स्थिति के आधार पर ही कुंभ की स्थिति तय की जाएगी। उन्होंने कहा, यदि वैक्सीन तैयार हो जाती है तो महाकुंभ के आयोजन पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आपने देखा होगा अभी कांवड़ मेला जो है, तो कांवड़ मेला को नियंत्रित किया गया, बहुत कम लोग आ पाए। तो कुंभ में भी जो भीड़ है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा और वो उस समय की स्थिति के अनुसार होगा। अगर वैक्सीन पहले आ जाती है तब तो हमें बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं आती तो निश्चित रूप से हमें जो वहाँ आने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित करना होगा और उस आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रायपुर देहरादून में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन बनने से आयोग में कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 से अब तक लगभग 3 वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 59 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें से 6,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस चयन वर्ष में 2,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 3,000 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य राज्यों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से तेजी से कार्य कर रहा है। कोविड-19 की वजह से भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ है। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी। यह वर्ष रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर कहा गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस राजू ने कहा कि आयोग का गठन 2014 में हुआ। आयोग के गठन से इसका कार्यालय राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि गृह के भवन में संचालित हो रहा था। यह नवनिर्मित भवन 4.92 करोड़ की लागत से बना है।
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड में अब अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो राज्य सरकार का निर्णय है, उसी क्रम में जो लोग दूसरे राज्यों से आएंगे उनको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें एक हाई लो डिस्ट्रिक्ट है जहां कोविड के केस ज्यादा आ रहे हैं और दूसरा अन्य डिस्ट्रिक्ट है जो हाई लो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। अब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ क्वारंटीन किया जाएगा या अपना कोरोना नेगेटिव का 72 घंटे का अंदर का सर्टिफिकेट लेकर आएंगे तो उनको घर पर ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी लोग यहाँ आएंगे प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आता है तो वह भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। यदि कोई ऑफिशियल काम से यहाँ कोई आ रहा है, जिस काम ऑफिस के लिए होते हैं, उनके इनविटेशन पर यहाँ आ सकता है। यहाँ भी 2000 नंबर से अतिरिक्त के साथ ही यदि किसी के यहाँ डेथ हो जाती है या फिर बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इसके लिए भी जिलाधिकारी कार्यालय से 50 पास जारी किए जा सकते हैं। इसके लिए हमने मेल आईडी भी उपलब्ध करा रखी है। ये जो चीफ सेक्रेटरी सर ने ऑर्डर जारी किया है ना, उसमें नीचे ही लिस्ट लिखी हुई है उसी ऑर्डर। जो हमारे राज्य सरकार का निर्णय है, उस निर्णय के क्रम में जो लोग भी दूसरे राज्यों से यहाँ पर आएंगे उनमें से जो शहर हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक हाई लोड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस कोविड के आ रहे हैं और दूसरा अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो हाई लोड डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्वारंटीन किए जाएंगे या अगर वो अपना निगेटिव सर्टिफिकेट 72 आवर्स के अंदर का लेकर के आते हैं कोविड का तो फिर उन्हें हम होम क्वारंटीन करेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ आएंगे पर डे पूरे राज्य में 2000 लोगों को आने की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश भर में 8200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। हालांकि सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार बढ़ रहे आंकड़े सरकार की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट दूसरे प्रदेशों से काफी बेहतर है। देश में लगातार कोविड-19 की महामारी के बीच उत्तराखंड में भी प्रवासियों का आना लगातार जारी है। प्रवासी आते रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा संकट उनके रोजगार को लेकर सरकार के सामने भी खड़ा हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कृषि सहित तमाम व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। तो वहीं पहाड़ों पर खेती को बढ़ावा देने को लेकर भी प्रयास लगातार जारी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में अब तक कृषि को लेकर के कितना प्रयास सरकार द्वारा किया गया है, सब चीज़ों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन जब से चला है और कोविड की जो अभी तक की महामारी जो चल रही है, इसके बीच में लगातार प्रवासियों का उत्तराखंड में आना जारी है। क्या उनको लेकर के खेती के लिए कि वो यहीं रुके और खेती को लेकर के बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा किए गए? देखिए, हमने देखा कि पिछले 3 वर्षों में हमने काफ़ी रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में किए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि किसान की आय को 2022 तक दुगना करना है। और इसी दौरान ये ग्लोबल महामारी आने के बाद भी आपने देखा किसी तरह के हर तरह के प्रतिबंधों से हमने किसान को मुक्त रखा। उसको इनपुट टाइम पे पहुंच जाए, उसको किसी तरह की इनपुट की कमी न पड़े, उसको मार्केटिंग के लिए परेशानी ना हो, इस सारा का सारा मैकेनिज्म हम लोगों ने बनाया। उसके बाद जो आप जिनको आपने प्रवासी कहा, मैं तो आपसे कहूँगा उनको प्रवासी नहीं कहना चाहिए, वो हमारे मूल निवासी हैं जो वापस आए हैं राज्य में। उनको दृष्टिगत रखते हुए और जो रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कि कृषि और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किस तरह किसान की आर्थिकी मजबूत हो सके, हम लोगों ने कई नए निर्णय लिए, जिनमें आपने देखा कि इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर एक डेवलपमेंट स्कीम उसको लॉन्च किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर हमने राज्य कृषि विकास योजना लॉन्च की। इसके साथ साथ बहुत समय से जो हम लोग कोशिश कर रहे थे
IMA विलेज इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज योजना को लॉन्च किया। साथ साथ किसानों, जिस तरह हमारे यहाँ जमीन बंजर हो चुकी थी, लोग वापस आए तो बंजर भूमि को कैसे आबाद किया जाए, इसके लिए हम लोग सघन और आयुष खेती को, हर्बल खेती को लेकर भी हम लोग एक मॉडल पर काम कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बंजर भूमि को हम लोग उसको उपजाऊ बना सकें। और तमाम तरह की नई सुविधाएं, मसलन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी हमने एग्रीकल्चर के तमाम, हॉर्टिकल्चर के तमाम जैसे प्रोसेसिंग यूनिट्स और आपका पॉली हाउसेज को भी रखा। साथ ही पहला राज्य है पूरे देश का जिन्होंने अपने जिला योजना में शासनादेश करके जिला योजना में प्राविधान किया कि इस कोरोना की दृष्टि को देखते हुए 40% जिला योजना का पैसा कृषि और उद्यान में खर्चा किया जाए। इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उद्यान और कृषि के माध्यम से हम उनको रोजगार दे सकें। उनके लिए एक अलग पोर्टल भी हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया था। आपने देखा कि जिसमें जिसका जो स्किल है, जिसका जो इंटरेस्ट है, वो अपने रजिस्टर्ड करे और उसके बाद उसको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सरकार अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम देंगे। तो तमाम प्रयास किए गए और बीजों पर सब्सिडी बढ़ाकर 75% की गई, मंडी टैक्स को ख़त्म कर दिया गया, एंटी हेलनेस पर सब्सिडी बढ़ा के 75% कर दी। सेब के जो व्यवसायी हैं उनको कमी न पड़े उसके लिए पहली बार एक व्यक्ति को बॉक्सेस पहुंचाने का काम किया। 3 लाख बॉक्स की हमने टाइमली सप्लाई करने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ जो तमाम सेक्टर्स हैं, चाहे हनी बी बॉक्सेस हों, चाहे आपका कई चीज़ों में हमने सब्सिडी को बढ़ाकर 75% करने का निर्णय लिया। एक जो एग्रीकल्चर मैकेनिज्म को इंश्योर किया, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रवासी अगर खेती में जुड़ना चाहता है तो जो हम 80% की दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं ये उन तक पहुँच जाए, ताकि उन यंत्रों के माध्यम से कुछ लोगों को रोजगार भी मिले और खेती की उत्पादकता भी बढ़े। ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने किसानों के हित से लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाओं पे हमारे साथ बात की। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। कोविड संक्रमण से लड़ रहे पंचावत जिले के टकनपुर में लोगों की लापरवाही भारी तस्वीरें सामने आई हैं। कंटेनमेंट जोन मनिहार गोट के लोग प्रशासन को कोरोना सैंपल देने की जगह घर के अंदर से ही ताला लगा दे रहे हैं। यही नहीं, कई परिवार के लोग प्रशासन के आने की सूचना पर घर से ही लापता हो गए हैं। ऐसे में एसडीएम के साथ पुलिस और स्वास्थ्य महकमा बड़ी मुश्किल से 60 कोरोना सैंपल कर पाया। अब ऐसे में हालात में प्रशासन सहयोग न मिलने पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे क्षेत्र में 2 कंटेनमेंट जोन अभी बने हैं और अभी हम लोग क्योंकि अर्बन एरिया में काफ़ी मामले आए हैं और ऐसे भी व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो हमारा प्रयास ये है कि हम सभी लोगों की सैंपलिंग कराएं। और चूँकि कंटेनमेंट जोन का जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा उसके बाद ये डायरेक्शंस हैं कि उसकी 100% सैंपलिंग करानी है। उसी के तहत हम लोग मनिहार गोट में सैंपलिंग करा रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करके बहुत फोर्सफुली भी निकालना पड़ा और हम लोग निकाल के उनकी सैंपलिंग करा रहे हैं अभी। उत्तराखंड के चर्चित दशमोत्तर छात्रवृत्ति घोटाले में टनकपुर में एक और सहायक समाज कल्याण अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने पार्टी ब्लॉक में तैनात आरोपी सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में 7 लोगों पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप था, जिसमें अब तक 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 आरोपी कोर्ट से स्टे ले चुके हैं। मामले की जांच कर रहे टनकपुर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के मुताबिक बनवसा देवभूमि विद्यापीठ के में छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर गिरफ्तारियां की गई हैं। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। जांच करके थाना बनवसा में एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। उसमें देवभूमि विद्यापीठ संस्थान का नाम आया था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा की जा रही है। इसमें 7 नामजद आरोपी थे, जिनमें से 6 का निस्तारण पहले किया जा चुका है। आज जब इन्वेस्टिगेशन दौरान ये संज्ञान में आया कि तत्कालीन सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संस्थान की जो मान्यता के कागजात थे उनका गलत तरीके से सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट सौंपी गई है, जिससे उनका अपराध बखूबी साबित हो रहा था। उत्तराखंड में कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले में एक सम्मेलन का शुभारंभ किया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चाएं की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वर्चुअल संवाद किया जाएगा, जिसमें एक मसौदा तैयार करके आगे की रणनीति तय बनाई जाएगी। जैसा कि आपको विदित है
जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेज़ी के साथ देश में और उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने साथियों से संवाद स्थापित करें, इसके लिए हमने वर्चुअल सम्मेलन। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में देर रात में भीषण आग लग गई। भीषण आग से लाखों के भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। आश्रम में कई भवन इस आग की चपेट में आ चुके हैं और उसमें रखा लाखों का सामान भी सुहा हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत रही कि उस वक्त बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी रही, जिसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। सुबह ही आग से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम गिन्नी खेड़ा निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को अचानक उसकी 6 वर्षीय बेटी कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी और बेटे ने जब उसे ढूंढा तो वह पड़ोस में ही रहने वाले रवि के घर में बेसुध हालात में मिली। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने आईटीआई थाना पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पीड़ित मासूम के पिता की तहरीर पर आईटीआई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। हमारे थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, ग्राम गिन्नी खेड़ा। वहाँ से एक सूचना मिली थी हमें कि 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला है, तो उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हमने आगे कार्रवाई की है, उसको मेडिकल करवा दिया गया है। बाकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिड डे मील के लुटेरे आका, बच्चों के पेट पर दिन दहाड़े डाका। देखिए सुबह बोलेगा शाम 5 बजे। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। प्यार बेशुमार किया इनका तो कर दिए 72 वार। मोहब्बत को नहीं मिला मौका, आखिर क्यों हुआ ये खौफनाक अंजाम। एक दूसरे के साथ रहते थे, कोई ऐसी लड़ाई भी नहीं होती थी, उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए शाम 6 बजे कमरा नंबर 310 की पूरी इनसाइड स्टोरी सिर्फ के न्यूज पर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में बाल विकास विभाग की वर्चुअल बैठक की गई। सभी संबंधित विभाग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत की गई। समीक्षा में विकास कार्यों से संबंधित कामों को लेकर चर्चाएं की गई। सड़कों पर भीख मांगते बच्चे और नशे के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम फैसले लिए गए। ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने देखिए, ऐसे बच्चे जो भीख मांगते हैं या ऐसे बच्चे जो कि नशे के किसी प्रकार से भी आदी हो गए हैं, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जैसी हमारे पास में यदि सूचना मिलती है उन्हें उस सूचना के आधार पर संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित एसएसपी को सूचना भी दी जाती है। कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चों को किस तरीके से हम नशा मुक्ति केंद्र में जो है हम लोग भेज सकें। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों ने 9वें दिन भी क्रमिक अनशन पर हैं और सरकार के फैसले का विरोध करते हुए केदारनाथ में भवनों और धर्मशालाओं के साथ ही हो रही छेड़छाड़ को लेकर आक्रोशित है। तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना देते हुए रैली निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। बता दें कि 2 माह से केदारनाथ धाम में अर्धनग्न अवस्था में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने अब समाधि लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के साथ ही केदारनाथ धाम स्थित उनके भवनों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की और धाम में लागू केदारनाथ मास्टर प्लान को वापस नहीं लिया तो केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली जाएगी। प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, सरकार के द्वारा जो जबरन केदारनाथ के अंदर मास्टर प्लान छुपा जा रहा है, हम जो है उसका पुरजोर विरोधी नहीं, घोर विरोध करते हैं। हम सरकार से गुजारिश से प्रार्थना करते हैं, सरकार तुरंत इस मास्टर प्लान को वापस दे और हमारे अधिकारों का, हमारे जो अधिकार है उनका शोषण न करे, यही हमारी प्रार्थना है। अग्रिम हमारा ये निर्णय रहेगा, आंदोलन की कार्रवाई एक बार हम भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद जो है जैसे सब लोगों से बात विचार करके, चारों धामों के लोगों से बात विचार करके उसके बाद हमारी बिल्कुल समाधि की तैयारी है। एक बार बीच में भी थी, फिर लोगों से बातचीत करके थोड़ा हमने कोल्ड का निर्णय का इंतजार था हमें, वो निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया, काफ़ी नाखुश हुआ। उसके बाद जो है कि हमारा यही निर्णय है कि हम आगे अगर नहीं भी होगा हम समाधि लेंगे। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस भेंट की है। बता दें, बाजपुर के सरकारी अस्पताल में पिछले लंबे समय से खराब एम्बुलेंस को बार बार सही कराकर प्रयोग में लाया जा रहा था, जिससे मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के चलते लोगों को प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता था, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा लगातार सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट कर दी है। एम्बुलेंस को यशपाल आर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक यहाँ पर ज़रूरत थी एक एम्बुलेंस की, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो यहाँ की जनता है उनको असुविधा होती थी। गंभीर रोगी को बाहर ले जाने के लिए अन्य अस्पतालों में या जनपद से बाहर उनको ले जाने में निश्चित रूप से काफ़ी कठिनाई होती थी। उन लोगों को जो रोगी हैं, जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनको बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए अन्यत्र ले आना पड़ता था। उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। नैनीताल होटल व्यवसायियों ने समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विधायक संजीव आर्य के तल्लीताल अंबेडकर भवन में वार्ता की। होटल व्यवसायियों ने विधायक संजीव आर्य को कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई व्यावसायिक गतिविधियों में आ रही समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि सरकार के अव्यवहारिक दिशा निर्देशों के चलते पर्यटन व्यवसाय में पूर्ण रूप से विराम लग गया है, जिससे भविष्य में बेरोजगारी का खतरा उत्पन्न हो गया है। व्यवसायियों को आ रही समस्याओं पर संजीव आर्य ने कहा कि नैनीताल पर्यटन की दृष्टि से
महत्वपूर्ण स्थान है और पर्यटक गतिविधियों पर ही यहाँ का व्यवसाय निर्भर है। जल्द ही व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। कोविड-19 के चलते बहुत सारी विषम परिस्थितियां हम सबके सामने हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग उसमें प्रभावित भी हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे नैनीताल, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे व्यापारी बंधु भी इससे प्रभावित हैं। हमने आज उनकी जो बहुत सारी व्यवहारिक मांगे हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं कि जो जिला स्तर पर निस्तारित हो सकती हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए शासन के द्वारा उन समस्याओं को निस्तारित किया जा सकता है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा।